नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी विद्यारवा आश्रम से जन स्वराज अभियान के तहत मैंने ये पदयात्रा शुरू की है। आज करीब 225 दिन से पिछले 225 दिन से पैदल चलते हुए मैं आपके जिले, आपके इस प्रखंड में पहुंचा हूं। समस्तीपुर की स्थिति, यहाँ के गांव, शहर, पंचायत, प्रखंड की जो समस्याएं हैं, उस पर तो मैं जब अगले 1 डेढ़ महीने यहाँ रहूंगा, गांव-गांव जाएंगे तो उस पर चर्चा आगे धीरे-धीरे करेंगे। जिस प्रखंड में जाएंगे, वहाँ की स्थितियों को समझेंगे, लोगों से बातचीत के बाद जो जानकारी मिलती है वो आपसे साझा करेंगे। जब जिले की यात्रा खत्म करेंगे तो जिले के स्तर पर भी पत्रकार बंधुओं से मिलकर पूरे जिले का एक अनुभव भी साझा करते हैं। अभी मैं आपको, चूंकि कल ही आया हूँ, तो अभी तक का 225 दिन का जो अनुभव रहा है वो उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करूंगा। उसके बाद आप अपने सवाल कर सकते हैं। 225 दिन में करीब करीब हम लोग 2500 गांव से ज्यादा गांव में गए और अभी तक का जो अनुभव रहा है, लोगों से बातचीत करने के बाद, देखने के बाद, बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये लोगों की नजर से सबसे बड़ी समस्या है। अब आप ये कहेंगे कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा का क्या मतलब है? ये तो सबको पता है कि बेरोजगारी और पलायन बड़ी समस्या है, लेकिन पदयात्रा से ये जानने को मिलता है कि इस समस्या की विकरालता कितनी है, इसका सामाजिक पहलू जो है। जैसे हम लोग गांव में गए हैं तो 2000 से ज्यादा गांव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% से ज्यादा युवा गांव में रह ही नहीं रहा है। गांव में जब हम लोग जा रहे हैं तो सिर्फ बूढ़े, बच्चे और महिलाएं मिलती हैं। ज्यादातर युवा, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, रोजगार के लिए हो, मजदूरी के लिए हो, वो बाहर ही चले गए। दूसरी जो पलायन को लेकर हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये गरीबों की समस्या है, गरीब लोग यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं। ऐसी बात नहीं। पलायन गरीबों के लिए तो बड़ी समस्या है ही, लेकिन ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों के लिए भी बड़ा विषय है। इसलिए कि अगर आप मध्यम वर्गीय या समृद्ध परिवार के हैं तो भी आपके बच्चों को पढ़ने के लिए और नौकरी के लिए यहाँ बिहार से बाहर ही जाना है। यहाँ पर पढ़ने की सुविधा न होने की वजह से, रोजी रोजगार की सुविधा न होने की वजह से अच्छे परिवार के बच्चों को, समृद्ध परिवार के बच्चों को भी अपना घर, अपना गांव छोड़कर बाहर ही नौकरी करने जाना है। तो पलायन सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, ये मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवारों की भी समस्या है। जो पलायन का एक सामाजिक पहलू मैंने देखा, अभी तक समझा, परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे बिहार से खत्म हो गई। एक परिवार में माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रहते हो, ऐसा बहुत अपवाद के तौर पर इक्का दुक्का ही परिवार दिखता है। ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जहाँ बूढ़े लोग हैं, उनके पति पत्नी साथ में नहीं है, पति पत्नी है तो बच्चे नहीं है। ज्यादातर परिवार की सच्चाई है कि परिवार के तौर पर आप अपने घरों को भी देखिएगा तो कोई होली, दशहरा, कोई पर्व त्योहार में ही एक साथ लोग जुटते हैं। साथ में रहने का सुख किसी को यहाँ नहीं है। ये बहुत बड़ा सामाजिक विषय है मेरी नजर से। हम 8 महीने से करीब पैदल चल रहे हैं, तो आप जैसे कई लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा कुर्बानी है कि भाई अपने घर परिवार को छोड़कर ये 8 महीनों से पैदल चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर परिवार ऐसे हैं जो कि साल में उसको सालों भर अपने परिवार से अलग ही रहना है। गरीब को तो रहना ही रहना है। जो मध्यम वर्गीय समृद्ध परिवार है, उनके बच्चों को भी साल में 1-2 बार ही घर आना है। तो ये जो पलायन है, ये सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है, ये समाज में सर्वव्यापी है। हर व्यक्ति, हर परिवार इससे प्रभावित है। यही स्थिति कमोवेश बेरोजगारी की है। जो गरीब है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको मजदूरी करने का तो फिर भी अवसर है। जो मध्यम वर्गीय और समृद्ध परिवार है, उनको अपने बच्चों के रोजगार के लिए भी उतनी ही बड़ी समस्या है जितने सामान्य परिवारों की है। मैं रास्ते में चलता हूं तो जो समृद्ध परिवार है, जो किसान है, जिसके पास जमीन है, बाप दादा का अच्छा पैसा है, घर है, वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए इतना ही परेशान है जितना कि एक गरीब व्यक्ति परेशान है। बल्कि मध्यम वर्गीय परिवारों की तो बेरोजगारी की समस्या और बड़ी है, क्योंकि उनके बच्चे जाकर मजदूरी कर नहीं सकते और उनको नौकरी कोई मिल नहीं रही है। तो ये दोनों जो विषय है, इसी वजह से मेरा अपना मानना है कि सारी समस्याओं के बीच में
बेरोजगारी और पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है वो स्वाभाविक तौर पर किसानों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार में इतनी बड़ी संख्या में खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं, तो किसानों की जो यहाँ बदहाली है ये बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर हम लोग के सामने आया। किसान जो यहाँ पर है वो बदहाल अभी तक की मेरी समझ के अनुसार 3 वजह से। पहला जो यहाँ विषय है, भूमि सुधार की दिशा में कोई काम नहीं होने की वजह से जमीन के मालिकाना हक को लेकर जितनी तकलीफ बिहार में, जितना भ्रष्टाचार बिहार में है वो शायद पूरे भारत में कहीं नहीं है। आपको अपनी जमीन के बारे में पता नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। रसीद काटने की जो सारी व्यवस्था है, जमीन का मालिकाना हक तय करने की जो व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से सबसे निचले स्तर पर कर्मचारी और कर्मचारियों से जुड़े हुए जो गांव देहात में शब्द है अटर्नी, जो दलाल है, उनके ही भरोसे हर व्यक्ति को अपने जमीन का रिकॉर्ड ठीक कराने के लिए 2000 5000 का रसीद काटने के लिए पैसा देना है। ये इसकी वजह से एक और काम परेशानी हुई। बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। हजारों की संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनको पिछले 30 से 40 सालों में अलग अलग सरकारों ने जमीन का मालिकाना हक या पट्टा दिया। वो सारी जमीन या तो उनको हक मिला नहीं या उनको जमीन मिली नहीं, कागज पर ही ट्रांसफर हो गया। आपने पट्टा बांट दिया, जमीन मिला नहीं, और जमीन पर जो ओरिजिनल मालिक था उसका भी हक नहीं है, जिसको नया पट्टा मिला वो उसको भी नहीं मिला। उससे सामाजिक संघर्ष और जो कृषि और आर्थिक क्षति है वो तो है ही। तो जमीन भूमि सुधार का लागू नहीं होना वो जमीन पर बहुत बड़ी समस्या के तौर पर मुझे दिखा। दूसरी जो खेती किसानी के लिए परेशानी का सबब है वो है सिंचाई व्यवस्था में जो पूरा कुप्रबंधन है। बिहार में आंकड़ों के हिसाब से 50% खेती योग्य जमीन में बाढ़ आने की संभावना है, बाढ़ प्रभावित है। ये बात तो सब लोग जानते हैं और बाढ़ की चर्चा भी करते हैं, लेकिन जो बाकी का 50% जमीन है उसमें भी एक बड़ा भूभाग या तो सूखे के चपेट में है, वहां नहरों से पानी की सुविधा नहीं है, या फिर चौवर और नदियों के कटाव का मामला है। जब मैं चंपारण से चला हूं तो नेपाल से सटते हुए जिलों में नदियों से जो कटाव है, नदियां जो धारा बदलती हैं, उससे हजारों एकड़ जमीन में या तो बालू पड़ गया या बर्बाद हो गया। छपरा सिवान के बाद से गोपालगंज के आगे जब बढ़िएगा तो छपरा में, सिवान में, वैशाली में और अभी आपके जिले में देखने पर पता चलेगा आगे, चौवर की जल जमाव की जो समस्या है, ज्यादातर जमीन जो है वो एक फसल वाली है, क्योंकि 5 महीने 6 महीने वहां पानी निकलता ही नहीं। तो ये जो 3 स्तर पर किसानों को पानी को लेकर मार है, या तो बाढ़ आ रहा है या फिर वहां सूखा है, और दोनों से बच गए तो जल जमाव या नदियों के कटाव के मामला है। इस वजह से यहाँ खेती जो है वो 2 फसल वाली जमीन बहुत कम है। जो इसका एक आंकड़ा है जिसको कहते हैं फूड डेंसिटी, एग्रीकल्चर डेंसिटी, वो 1.26 है। मतलब 2 अगर हो तो उसका मतलब है कि 1 एकड़ जमीन से 2 फसल हो रहा है, वो 1.26 है। ये आंकड़ा यहाँ कोई बताता नहीं है, लेकिन भारत सरकार के स्तर पर यह आंकड़ा जारी किया जाता है कि हर जमीन से कितना फसल उगाया जा रहा है। तो बिहार में जितना जमीन है उसमें जो फसल निकल के आ रहा है वो 1.26 ही है। तो ये हम लोग का अपना मानना कि यहाँ हर जमीन पर 2 फसल होती है, ये गलत सोच है। और इसकी वजह यह है कि यहाँ बाढ़ प्रभावित जमीन है, सूखा प्रभावित जमीन है, या नदियों के जल जमाव या कटाव की वजह से किसान एक ही फसल उपजा पा रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये भूमि के मालिकाना हक, पानी की समस्या के बाद भी जो किसान यहाँ उपजा रहा है उसको उसके फसल का दाम मिल ही नहीं रहा। जब हम लोग पैदल पिछले 6-7 महीने 8 महीने से चल रहे हैं तो सबसे ज्यादा ये समय है जब धान की कटाई हुई है, गन्ना की कटाई हुई है, गेहूं की कटाई हुई है। तो धान के संबंध में मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग 90% से ज्यादा लोगों ने बताया कि उन्होंने धान 1200 से 1500 रुपए क्विंटल के दर से बेचा, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। यही हाल करीब करीब गन्ने का है। गेहूं का मार्केट रेट ज्यादा है, लेकिन सरकारी खरीद गेहूं की भी नहीं है।
कई बार हम लोग ये बात करते हैं कि पंजाब में किसान बहुत धनी है, तो आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, पंजाब में पिछले 10 साल में धान और गेहूं 70% से ज्यादा धान और गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। बिहार के लिए ये आंकड़ा है, आपको कोई ये बताया नहीं होगा। पिछले 10 साल में 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बाकी सारा जो अनाज है वो मार्केट रेट पर बिकता है, जो सरकारी मूल्य से बहुत कम है। इसका आर्थिक पहलू ये है कि हर साल बिहार में, ये भी भारत सरकार का अनुमान और आंकड़ा है, बिहार में फसलों के सही दाम नहीं मिलने की वजह से किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब अगर जो सारी परेशानियों के बाद जो यहाँ के लोग पैदा कर रहे हैं, उपजा रहे हैं, उसका अगर सही दाम मिल जाता तो बिहार के किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपया हर साल अलग से मिलना चाहिए था। बेरोजगारी, पलायन और खेती के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों ने बताई वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, ये तो आप लोग सब लोग बता रहे हैं। हम लोग भी इसी व्यवस्था से निकले। मैं खुद सरकारी स्कूल से बिहार में पढ़ा, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर जिले में, हर प्रखंड में एक दो ऐसा सरकारी स्कूल जरूर था जिसमें पढ़ लिख कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। बिहार में अब वो व्यवस्था पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। बिहार में जो स्कूली शिक्षा है वो उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के हवाले कर दी गई और कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से बिहार में शिक्षा की स्थिति खराब हुई है। तो आपका ये आकलन सही नहीं है भाई। अगर स्कूल में शिक्षा मित्र या नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब है तो आप हमको बता दीजिए कि कॉलेज में क्यों शिक्षा व्यवस्था खराब है। पढ़ाई तो कॉलेज में भी नहीं हो रहा है। हुआ ये है कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर हर गांव पंचायत में बड़ी संख्या में स्कूल की बिल्डिंग बना दी। ये चिंता नहीं की कि वहां पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले कौन है। परिणाम ये हुआ है कि जहां बिल्डिंग है वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। और समाज में इसकी एक जो छवि बन गई है कि विद्यालयों से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। यही वजह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। और मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन यह है कि इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के राज में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को इतिहास उनका सबसे काला अध्याय मानेगा। ऐसा इसलिए कि अगर सड़क टूटी हुई है, नहर में पानी नहीं है, तो कल अच्छी सरकार आ जाए तो शायद नहर में पानी आ जाएगा, सड़क बन जाएगा। लेकिन इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से जो 2 पीढ़ी पढ़ के निकल गई, अब अगर कल होके एक अच्छी सरकार आ भी जाए, शिक्षा व्यवस्था बिहार में सुधर भी जाए, तो भी इन लोगों को जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको नीतीश कुमार के शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय मानता हूँ। इन 3 समस्याओं के बाद 4 केंद्र सरकार की जो बड़ी योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत पर मैं टिप्पणी करूंगा। पहली जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज हर महीने मिलना है। तो अभी तक 225 दिन चलने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पूरे जिन इलाकों में मैं गया हूं, किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है, हर व्यक्ति को 4 किलो अनाज मिल रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि प्रखंड और जिला के स्तर पर हर महीने जो अनाज आ रहा है उसमें 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से औसतन पैसा काटा जा रहा है और ये पैसा जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर ले रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर, इसको भी कैमरे पर बोल रहा हूं आपके, ज्यादातर जगहों पर इसमें विधायकों की, स्थानीय विधायकों की भी हिस्सेदारी बनी हुई है। 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल विधायकों को भी इसमें दिया जा रहा है। यही वजह है कि 40 रुपए प्रति क्विंटल जो चोरी हो रही है, इसकी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज मिल रहा है।
दूसरी जो एक बड़ी समस्या, बड़ी योजना है केंद्र सरकार की, वो है स्वच्छ भारत अभियान की। अभी 2500 गांव में चलने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर गांवों में खुले में शौच आज भी यहाँ की जीवन की सच्चाई है। मैं आपके जिले की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि आपके यहाँ अभी दौरा शुरू किया है, लेकिन अभी तक जो मैंने गाँव में देखा, ज्यादातर गाँव में कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ गाँव से निकलते वक्त आप खुले में शौच न देखें। ऐसा इसलिए हुआ है कि लोग बता रहे हैं कि शौचालय बनाने के नाम पर 2000 रुपए प्रति लाभार्थी पैसा अधिकारियों ने लिया है और लोगों ने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक जो लोग हमको मिल रहे हैं उसमें ज्यादातर लाभार्थी इंदिरा आवास के ही है। जो नई योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसमें लाभार्थियों को 1,40,000 रुपए मिलना है, इसके लाभार्थी बहुत कम हैं, लेकिन जो लोग मिल रहे हैं उन लोगों का बताना है, वो लोग बता रहे हैं कि कम से कम 20,000 और कई जगहों पर 40,000 रुपए तक आपको पैसा देना है, तभी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ मिल सकता है। और इसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है। नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, घर के फोटो के साथ भेजने के लिए 2,000 रुपया, पूरी इसकी व्यवस्था बनी हुई है। हर किस्त में किसको कितना पैसा मिलना है ये भी पूरा तय है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे, कुछ ऐसे भी पंचायत है जहां जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे, वहां पर भी अधिकारी तो पैसा लेगा ही लेगा। वो 20,000 रुपया तो आपको देना ही देना है। जहां जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं वहां पर 30,000, 35,000, 40,000 रुपए तक लाभार्थियों को देना पड़ रहा है। आवास योजना का एक और आंकड़ा आप देख लीजिए। पिछले साल बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में सबसे निचले स्थान पर बिहार का परफॉर्मेंस था। यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% ही यूटिलाइजेशन हुआ है। मतलब अगर 100 घर बनाने का पैसा केंद्र से मिल सकता था तो हम लोगों ने सिर्फ 60 घर बनाने का ही पैसा लिया है। एक और केंद्र सरकार की बड़ी योजना जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया है वो है मनरेगा का जमीन पर नहीं होना। मेरी अपनी सोच ये थी पदयात्रा से पहले कि जब मैं जमीन पर जाऊंगा तो यहाँ इतने भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं कि बड़ी संख्या में मनरेगा के काम हमको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 225 दिन में अभी तक मुझे मनरेगा का एक भी सक्रिय कार्य होता हुआ नहीं दिखा है। मनरेगा को एक तरीके से लोगों ने भुला ही दिया। रास्ते में चलते हुए लोग कुछ दिखाते हैं कि ये पेड़ मनरेगा के तहत लगाया गया है, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये पंचायत भवन है, आंगनबाड़ी सेंटर है जिसमें मनरेगा के मजदूरों ने काम किया है, लेकिन सक्रिय मनरेगा का कोई कार्यक्रम अभी तक हमको दिखा नहीं है। और ये आंकड़ों में भी दिखता है। पिछले साल मनरेगा का बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%, करीब करीब 40%। मतलब वहां भी वही बात, हम लोग गरीबी का रोना रोते हैं, विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। और मनरेगा जैसी योजना में केंद्र सरकार से अगर आप 100 रुपया ला सकते थे तो आप 40 रुपया ही लेकर आए, और जो 40 रुपया लेकर आए उसमें मनरेगा में पीसी का, दलाली का, चोरी का दर सबसे ज्यादा है। लोग बताते हैं कि मनरेगा में 40% की दर से चोरी हो रही है। तो मतलब जो 40 रुपया आया उसमें भी 16 रुपया चोरी हो गया, लोगों को 20-25 रुपए ही मिले। इसीलिए मनरेगा का नीचे कोई काम नहीं दिख रहा है। केंद्र सरकार की 4 योजनाओं के बाद राज्य सरकार की 2-3 योजनाओं पर मैं आपको टीका टिप्पणी करूंगा। सबसे बड़ी और चर्चा वाली यहाँ योजना है नल जल योजना। सरकार का दावा है कि 2/3 गांवों में हैबिटेशन में नल जल की व्यवस्था हो गई है। मैं 2500 से ज्यादा गांव में चलने के बाद आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 2/3 से ज्यादा गांव में नल जल योजना काम नहीं कर रही है। जिलों में अलग अलग स्थिति है। पश्चिम चंपारण, शिवहर जैसे जिलों में तो 100 में 90 योजना काम नहीं कर रही है। गोपालगंज, छपरा, सिवान, वैशाली में 100 में 70-75 योजना काम नहीं कर रही है। इन योजनाओं के बनाने में जो गलती हुई है, जो लूट हुआ है, वो तो एक पहलू है। इन योजनाओं के नहीं चलने में जो एक सबसे बड़ी बात समझ में आ रही है वो है जमीन का मालिकाना हक जिस पर ये योजना बनी हुई है। जब ये योजना बनी तो वार्ड सदस्यों को इसकी जिम्मेवारी थी।
समाज में ये प्रचार किया गया कि जिनके जमीन पर ये योजना बनेगी उनके घर से किसी को एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। नतीजा ये हुआ है कि जो वार्ड सदस्य चुनाव हार गए, कई जगहों पर वार्ड सदस्यों ने अपने जमीन पर ये योजना बना दी। जब वो चुनाव हार गए तो अब इसका मालिकाना हक वो आगे वाले को दे ही नहीं रहे। कई जगहों पर जहां वार्ड सदस्यों ने अपने प्रभाव से किसी से मदद लेकर इसको बनवा दिया था, वहां पर अब वो आदमी ये कह रहा है कि हमको नौकरी मिला नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे। कम से कम सैकड़ों ऐसी नल जल की योजना हमको देखने को मिली जहां पर लोग बजाता इसका बिजनेस कर रहे हैं, पानी बेचने का। शादी विवाह में टैंकर भरने के लिए नल जल योजना का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं और सरकार को उसका कोई अंदाजा ही नहीं। दूसरी जो बड़ी योजना है जो 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही है, वो है नालियों गलियों के पक्कीकरण की। आप में से कुछ लोगों को शायद मालूम हो कि 7 निश्चय की योजना जब 2015 में बन रही थी, मैं उसमें शामिल था, तो सबसे बड़ी योजना नल जल योजना नहीं थी। नल जल योजना पर उस समय का अनुमान था कि करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा तो बिहार के हर घर में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन नालियों गलियों के पक्कीकरण पर खर्च का अनुमान था 80,000 करोड़ रुपया। योजना ये थी कि बिहार के हर घर से जो नाली है उस नाली का पक्कीकरण किया जाएगा, उन नालियों को गांव के एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और उन नालों को बाहर लाकर नालों से पानी के बाहर निकालने के निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। साथ में जैसे शहरों में नालों के ऊपर रोड बने होते हैं, उसी तरह गांव के गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा। अभी तक जो मैंने देखा, गांव में घरों के नालियों के पक्कीकरण की कहीं कोई बात ही नहीं। गांव में सड़कों के किनारे बेतरतीब बनाए हुए बड़े नाले तो दिख रहे हैं, लेकिन इन नालों को ना गांव के घरों के नालियों से जोड़ा गया, न इन नालों से पानी को बाहर निकालकर निस्तारण की व्यवस्था की गई। परिणाम ये हुआ है कि ये ज्यादातर नाले ओपन कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए और गलियों के पक्कीकरण की तो कोई बात ही नहीं है। तीसरी जो 7 निश्चय की जो बड़ी योजना 2 थी, एक था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और गरीब और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जिसमें 18 से 35 साल में हर युवा को 1,000 रुपया महीना मिलना था, ये योजना तो शुरू ही नहीं की गई। आज तक ये योजना ना शुरू हुई, ना इसको लागू किया गया, ना मुझे इसके लाभार्थी मिले, ना इस पर कोई शिकायत करने वाला मिला। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर उस समय का अनुमान था कि करीब 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए ये सुविधा मिलेगी। सरकारी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो उनका दावा है कि 8 से 9 लाख बच्चों को ये सुविधा पिछले 9 वर्ष में मिली है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस योजना को भुला दिया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। 2 क्षेत्र जहां तरक्की दिखी, 2 क्षेत्र जहां तरक्की या काम दिखा, वो है बिजली और सड़क। बिजली जरूर हर जगह बिहार में आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हर गांव हर टोले में बिजली आई है, लेकिन बिजली को लेकर जो लोगों की शिकायत है वो है उनकी नजर में बढ़े हुए गलत बिल का आना। हर गांव में लोग ये बताते हैं 2,000 रुपया से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का बिल लोगों ने दिखाया है। लोगों का मानना है कि बिल गलत आ रहा है। एक बार गलत बिल आ जाए तो आपको लोक अदालतों का DCLR के ऑफिस का चक्कर लगाते रहिए, या तो आपका कनेक्शन काट दिया। कई जगह पर तो ऐसा हुआ है कि लोगों पर फौजदारी केस भी कर दिए गए हैं, लोग अपना घर परिवार छोड़कर भाग गए। लेकिन बिजली जहां तक आने की बात है वो जरूर बिजली आ गई है। दूसरा एक क्षेत्र जहां तरक्की हुई है, जहां काम हुआ है, वो है सड़क। निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार की बात दिखी भी और लोगों ने माना भी, लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़क की बात है उसकी हालत कमोबेश वही है जो लालू जी के जंगल राज में होती थी। चाहे ग्रामीण सड़क ग्रामीण कार्य विभाग का हो, पंचायती राज विभाग का हो, प्रधानमंत्री संपर्क योजना के तहत हो या मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत, हर जगह सड़कों की ग्रामीण सड़कों की स्थिति उतनी ही बदहाल है। 2 उद्योग जो नए बिहार में फल फूल रहे पैसे का साधन बने हैं वो बालू और शराब माफिया। पिछले 5-7 वर्षों में, मैं यहाँ 2014-15 में आया था, उसके मुकाबले 2 उद्योग जो बहुत तेजी से बढ़ा है वो बालू माफिया और शराब माफिया। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान तो जरूर बंद हो गए हैं, लेकिन होम डिलीवरी की बहुत अच्छी सुलभ व्यवस्था बना दी गई है।
शराब माफिया से जुड़े हुए लोग घर घर होम डिलीवरी कर पा रहे हैं और इसमें पूरा पुलिस प्रशासन तंत्र और एक बड़ा वर्ग समाज का जुड़ा हुआ है। आपका हमारा बिहार सरकार का एक अनुमान के हिसाब से शराबबंदी की वजह से हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है राजस्व का, और ये पैसा जा रहा है शराब माफिया और प्रशासन के भ्रष्ट हिस्से को, जो कि शराब की खुलेआम बिक्री करा रहा है। हर जगह जो गरीब आदमी है, जो सामाजिक तौर पर गरीब और पिछड़े लोग हैं, उनको शराबबंदी के नाम पर प्रताड़ित करना, उन पर केस करना, उनके घरों में जाकर बदतमीजी करना, ये आम बात लोग बताते हैं। जो लोग शराब का काम कर रहे हैं वो बेधड़क शराब का काम कर सकते हैं। यही हाल कमोवेश बालू माफिया का भी है। छपरा सोनपुर एरिया से जब मैं पैदल चल के आया हूँ, हजारों करोड़ रुपए का बालू का रोज का चोरी और ये माफियागिरी चल रही है। आप लोगों ने भी एक वीडियो देखा था, 2 महिला पदाधिकारियों को बालू माफिया दौड़ा कर मार रहे हैं। छपरा में NH-19 पर जब मैं सोनपुर एरिया से आ रहा था तो लोग बता रहे हैं कि करीब 5 बरस से वो NH एक तरीके से बंद है। वहां पर पूरे टाइम बालू से लदे हुए ट्रक और ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंख से। और हर दिन 1000 से 1500 ट्रक को पास किया जाता है पैसा देके। एक ट्रक पर 13,000 से 15,000 रुपए का घूस लिया जा रहा है और बाकी सारे समय वो ट्रक वहां पर खड़े हैं बालू लोड करके। ये हालत है यहाँ के बालू माफिया का, और ये काम कोई निचले स्तर पर अधिकारी नहीं कर सकता है। स्वाभाविक तौर पर अगर 5 साल से ये काम चल रहा है और एक ट्रक पर 13,000 15,000 रुपया और 1000 से 1500 ट्रक रोज वहां से जा रहा है, अंदाजा लगाइए कि कितने हजार करोड़ की चोरी डेली स्तर पर की जा रही है। वहां 8 पंचायत जो सीधे तौर पर प्रभावित है उस NH के दोनों साइड, मैं उन पंचायतों में गया तो लोग बता रहे हैं कि ट्रकों के परमानेंट खड़ा रहने से उससे बालू और जो प्रदूषण हो रहा है उसकी वजह से घर घर में टीबी और दमा का केस बढ़ गया। ये हालात, और वहां पर विधायकों ने, मंत्रियों ने, सांसदों ने उस रोड पर जाना ही छोड़ दिया। तो ये दोनों उद्योग बहुत तेजी से फैला है। एक और अंतिम बात, जब मैंने पदयात्रा शुरू की थी तो लोगों के मन में लोग कहते थे कि महागठबंधन की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था की स्थिति शायद बिगड़ जाए, लेकिन शुरुआती दिनों में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। फरवरी के बाद से जब से मैं सिवान में घुसा हूं तो सिवान में, छपरा में और वैशाली में हर दिन अब लोग बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हर दिन लोग आकर डकैती के, अपहरण के, लूटमार के, हत्या के मामलों के बारे में लोग आकर बात बता रहे हैं। तो लोगों की नजर में कानून व्यवस्था धीरे धीरे बहुत बड़े स्तर पर बिगड़ रही है। ये बात भी मुझे पिछले 3-4 महीनों से सुनने को, फरवरी के बाद से सुनने को मिल रही है। संक्षिप्त में अगर 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाला जो शब्द है वो है अफसरशाही से परेशान जनता। हर आदमी, चाहे आप जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, अमीर है, हर आदमी मान रहा है कि बिहार में अफसरों का राज है। अफसर जो चाहेगा वही करेगा। आपने कल एक वीडियो देखा होगा, यहाँ के उप मुख्यमंत्री ने किसी मेडिकल के छात्र को भेजा है और वहां के अफसर ने उसको गाली देकर अपने चैम्बर से भगा दिया। वीडियो पर भगा दिया, वीडियो पर ऑन रिकॉर्ड उसको भगा रहा है कि भागो यहाँ से, गाली देके भगा रहा है। तो अफसरशाही से परेशान जनता। दूसरा, हर सरकारी विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार। कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, चाहे वो जमीन का रसीद हो, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हो, बिजली का बिल हो, पासपोर्ट की वेरिफिकेशन हो, कोई ऐसा काम नहीं है जो सरकारी विभाग से आप बिना पैसा दिए हुए करा सकते हैं, चाहे आप जितना आपका रसूख हो। और तीसरा, जो नई बात मैं यहाँ बिहार में देख रहा हूँ, सरकारी योजनाओं में, चाहे वो योजना केंद्र की हो या राज्य की, सरकारी योजनाओं में व्यवस्थित तरीके से काटे जाने वाला पीसी, जो दलाली का नया नाम है बिहार में, पीसी, हर योजना में 20% से 40% के दर से जन प्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं और इसकी पूरी व्यवस्था एक तरीके से इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है कि हाँ, ये पैसा आएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। जो मुखिया जी लोग हैं उनको जो वित्तीय छठम वित्तीय वर्ग का जो पैसा आ रहा है उसमें भी उनको 13 से 20% पैसा देकर ही पैसा लेकर आना है। तो आप अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या सामान्य नागरिक हैं, लाभार्थी है या पत्रकार है,
अफसर हैं या कोई है, आपको पैसा देना ही देना है। ये बात अभी तक सुनने समझने को आई, मोटे तौर पे ये अभी तक का अनुभव रहा है।